जी हाँ दोस्तों, लब जिहाद साजिश पर योगी सरकार को हाईकोर्ट ने दिखाया दिन में तारे। मुस्लिम युवक हुआ भरे, सरकार की होने लगी थू-थू। मुस्लिम विरोधी साजिश एक झटके में हुई बेनकाब। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। आखिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में ऐसा क्या हो गया जिसकी बुनियाद पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की हर तरफ थू-थू होने लगी? आखिर लव जिहाद जैसी साजिश में मुस्लिम युवकों को फंसाने की कोशिश नाकाम और धराशायी और ध्वस्त कैसे होती चली गई? आखिर वो योगी सरकार जिसने लव जिहाद पर बड़े आवभाव के साथ में कानून बनाया था, कैसे अब उसे दिन में तारे दिख रहे हैं? तो क्या वाकई मुस्लिम युवकों को फंसाने, उनको परेशान करने की एक महज साजिश था लव जिहाद का कानून? आखिर लव जिहाद कानून के तहत दर्ज किया गया मुकदमा जिसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज क्यों कर दिया, मुस्लिम युवक को बरी क्यों कर दिया? तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी आदित्यनाथ इससे कोई नसीहत लेंगे? दोस्तों, विस्तार से आपको बताते हैं। इस वीडियो को, इस शो को अंत तक जरूर देखें। ये निवेदन आपसे है क्योंकि ये खबर डॉगी और पालतू मीडिया में कहीं दूसरी जगहों पर आप नहीं देखेंगे। इन खबरों को मीडिया छुपा रही है। दोस्तों, कभी लव जिहाद का फर्जी और मुस्लिम विरोधी केस, कभी गौमास का फर्जी हंगामा करके मुस्लिम युवकों की मॉब लिंचिंग, कभी बुलडोजर न्याय द्वारा मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश, कभी धर्मांतरण के फर्जी मुकदमे, कभी मस्जिदों के नीचे मंदिर, तो कभी मुस्लिमों के अपने ही घरों पर, उनकी छतों पर ईद तक की नमाज पढ़ने पर पासपोर्ट लाइसेंस जब्त करने का फरमान, तो कभी होली और रमजान में जुमे की नमाज एक ही दिन पढ़ने पर मुसलमानों को घर से बाहर ना निकलने का फरमान। ऐसी बहुत सारी मिसालें बीते 10 वर्षों में इस देश ने देखा, और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद से। और उसकी पीड़ा, उस पीड़ा को पीड़ित परिवारों ने झेला और अभी भी झेल रहे हैं। मगर दोस्तों, सल्यूट है इलाहाबाद हाई कोर्ट को जिसने यूपी में लव जिहाद की साजिश और झूठे मुकदमे का पर्दाफाश करते हुए योगी सरकार को दिन में तारे दिखा दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट का आया हुआ एक फैसला यह न सिर्फ ऐसे फर्जी मुकदमों में फंसे मुस्लिम युवकों के लिए एक इंसाफ और उम्मीद की बेशुमार किरणें लेकर आया, बल्कि अदालतों के प्रति जनता के भरोसे को और ज्यादा मजबूत किया। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में एक बेकसूर मुस्लिम युवक को सिर्फ बरी ही नहीं किया, बल्कि समाज में सत्ता और ताकत के जरिए समुदायों के बीच में नफरत के खाई बढ़ाकर राजनीतिक रोटी सेकने वाले लोगों की बुनियाद को हिला दिया। मगर दोस्तों, एक बात यहां और कहना चाहूंगा, जब ऐसे फैसले अदालतों से आते हैं जिसमें फर्जी तरीके से मुस्लिम युवकों को फंसाने की साजिश बेनकाब होती है, तो हमारे डॉगी और पालतू मीडिया उन खबरों से निगाहें चुराने लगती हैं, क्योंकि इन्हें सत्ता पक्ष के तलवे चाटने की आदत जो है। खैर, अब उस खबर पर आते हैं जिसने सबकी आंखें खोल दी। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लव जिहाद के एक फर्जी मामले में मोहम्मद साकिब नाम के एक मुस्लिम युवक को सभी आरोपों से बाइज्जत बरी कर दिया। साकिब पर लगे सारे आरोप 5 साल के बाद में झूठे साबित हुए अदालत में। कौन है साकिब? इन 5 वर्षों में उसने क्या कुछ झेला और उसे किस तरीके लव जिहाद के झूठे मामले में फंसाया गया? हालांकि देश की मीडिया ने इस मामले की चर्चा तक नहीं हो रही। दोस्तों, साकिब के परिवार वालों का कहना है 14 दिसंबर 2020 की रात बिजनौर के नसीरपुर गांव में 16 साल का मोहम्मद साकिब अपने दोस्त के जन्मदिन की पार्टी से लौट रहा था। बाहर उसने देखा कि एक लड़की को कुछ लोगों ने घेर रखा है। जब वो जानने के लिए पास गया कि क्या हो रहा है, तो भीड़ ने उस पर हमला कर दिया। इस हमले के बाद साकिब उस रात अपने घर नहीं लौटा। अगली सुबह उसके माता पिता को पता चला कि उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। साकिब एक दिहाड़ी मजदूर था, देहरादून में वेल्डर के तौर पर काम करता था। साकिब के मुताबिक घटना से कुछ दिन पहले ही वो बिजनौर लौटा था। 216 साल की वो लड़की दलित समुदाय से थी। लड़की के पिता ने 15 दिसंबर को धामपुर थाने में साकिब के ही खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। सोचिए क्या कुछ साजिश रची गई होगी, किस तरीके से झूठे मुकदमे गढ़े गए होंगे, कैसे उस दलित परिवार को झांसे में लिया गया होगा। दोस्तों, साकिब पर गंभीर आरोप लगाए गए कि उसने लड़की का अपहरण किया, शादी के लिए मजबूर किया, यौन उत्पीड़न और SC/ST एक्ट के तहत अपराधी भी
दर्ज कर दिया गया, अपराध भी दर्ज हो गया। इसके अलावा उस पर उत्तर प्रदेश के लव जिहाद कानून के तहत मुकदमा चला दिया। सीओ साहब, एसओ साहब तो बैठे हुए हैं ऐसे केसेस के लिए। शिकायत में आरोप लगाया गया कि साकिब ने खुद को सोनू नाम का हिंदू बताकर लड़की से बात की, उसे शादी और धर्म परिवर्तन के लिए बहलाया। 14 दिसंबर की रात उसने कथित तौर पर लड़की को बरखेड़ा चौहान गांव से अगवा कर लिया और ये कहा गया कि जब लड़की को पता चला कि वो मुस्लिम है तो वो भाग करके अपने माता पिता के पास लौटी। सभी आरोप गैर जमानती थे। इसके बाद 17 दिसंबर को साकिब को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया जेल। उसने 6 महीने जेल में बिताए और फिर जून 2021 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसे जमानत दे दी। साकिब ने अदालत में कहा कि वो निर्दोष है, लड़की को जानता तक नहीं, उसे स्थानीय विवाद के कारण फंसाया गया। दोस्तों, मगर 5 वर्ष के बाद 21 मई 2025 को बिजनौर की विशेष अदालत ने साकिब को सभी आरोपों से बरी कर दिया। साकिब के वकील मशरूफ कमाल ने कहा कि ये उत्तर प्रदेश में पहला ऐसा मामला है जिसमें लव जिहाद कानून के तहत मुकदमे के बाद किसी मुस्लिम युवक को बरी किया गया। अदालत में इस मामले को लेकर 74 बार सुनवाई हुई। इस सुनवाई में पता चला कि शिकायतकर्ता अपने दावों को साबित नहीं कर सका। मुकदमे में कई खामियां भी सामने थी। लड़की ने अपने बयान में कहा कि साकिब उसे नसीरपुर ले गया, छिड़खाने की कोशिश की, लेकिन वो भाग निकली। और इसी बयान में लड़की की मां कहती है कि उसकी बेटी अगली सुबह लौटी थी, जबकि इसी बयान में लड़की का पिता कहता है कि वो उसी रात लौटी। मां ने यह भी कहा कि लड़की ने उस रात की घटना के बारे में कुछ नहीं बताया। अदालत ने उसे डॉक्टर से भी पूछताछ की, जिसने 16 दिसंबर को नाबालिग की मेडिकल जांच की थी। डॉक्टर ने अदालत को बताया कि उसे पीड़िता के शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं मिले। लड़की के मुताबिक उसका यौन उत्पीड़न नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने लड़की के बयान की पुष्टि के लिए जांच की कि यौन उत्पीड़न हुआ था या नहीं। मामले की जांच कर रहे अधिकारी अजय कुमार अग्रवाल ने डॉक्टर से यौन उत्पीड़न पर पूरक रिपोर्ट की मांग नहीं की। दोस्तों, यहां गौर करने वाली बात यह थी कि लड़की ने अदालत में कहा कि साकिब ने उसे धर्म परिवर्तन के लिए कभी नहीं कहा। जांच अधिकारी घटना का सटीक विवरण नहीं दे सके। वे नहीं बता पाए कि अपराध हुआ कहां, स्थान गांव की किस दिशा में था, या वहां कितने कमरे थे। उनके द्वारा बनाया गया नक्शा भी अस्पष्ट था, जिससे सबूतों पर ही शक हुआ। न्यायाधीश कल्पना पांडे ने अपने फैसले में कहा, अभियोजन पक्ष बुनियादी तथ्यों को साबित करने में पूर्ण रूप से नाकाम रहा। पीड़िता और गवाहों के बयानों में विरोधाभास है, अविश्वसनीय है। इस आधार पर साकिब को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। दोस्तों, यह मामला सिर्फ साकिब तक सीमित नहीं था। लड़की के पिता ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि गांव के प्रधान ने, जो उनके खिलाफ पंचायत चुनाव लड़ रहा था, इस मामले को लव जिहाद कहकर राजनीतिक रंग दिया। यह भी कहा कि उनकी एफआईआर को पुलिस अधिकारियों ने तय किया था। वकील रमेश कुमार ने कहा इस मामले में कि इस कानून के तहत ज्यादातर मामले हिंदू दक्षिणपंथी समूहों के दबाव में दर्ज होते हैं, लेकिन मुकदमों में सबूतों की कमी के कारण साबित कर ही नहीं पाते। दोस्तों, साकिब के वकील बताते हैं कि मुकदमे के दौरान उत्तर प्रदेश के धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत आरोपों को साबित करना संभव था ही नहीं, क्योंकि यह पूरा मामला फर्जी था। ये शुरू से ही इस कानून को खराब बताते। दोस्तों, साकिब के लिए बरी होना राहत की बात थी, लेकिन इस केस ने उसकी पूरी जिंदगी को प्रभावित कर दिया। जमानत के बाद वो देहरादून लौटा, वेल्डिंग का काम शुरू किया, लेकिन उसकी कमाई का ज्यादातर हिस्सा मुकदमे में खर्च होता गया। वो कहते हैं, जब मुझे नौकरी मिली थी तब मैं 7,000 रुपये महीने कमाता था और आज मैं 10,000 रुपये महीने कमाता हूं। उससे ज्यादातर पैसे केस लड़ने में खर्च हो गए। कभी कभी मुझे सुनवाई के लिए महीने में 4 बार बिजनौर जाना पड़ता था। मैं कोई पैसा नहीं बचा पाया। साकिब ने कहा कि यह केस तब हुआ जब मैं 16 साल का था। उस उम्र में लोग खेलते मस्ती करते हैं, लेकिन मैं जेल में था। मेरी सारी कमाई मुकदमों में खर्च हुई। इस केस ने मुझे और मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया। उनके भाई आरिफ ने बताया कि यह केस उनके परिवार के लिए एक दाग बन गया। गांव में लोग आज भी शक की नजरों से देखते हैं। हमारे परिवार का कोई भी कभी भी पुलिस स्टेशन तक नहीं गया था, लेकिन इस केस ने सब कुछ बदल कर रख दिया। आपको बताएं कि नवंबर 2020 से जुलाई 2024 तक उत्तर प्रदेश में इस कानून के तहत 835 मामले दर्ज हुए। दोस्तों, 1682 लोग गिरफ्तार हुए, लेकिन दोष सिद्ध
बहुत कम हुई, क्योंकि सबूतों के अभाव और बयानों का अलग अलग होना आम है। क्योंकि इस पूरे मामले में जिस तरीके से, जिस साजिश के तहत इस पूरे मुकदमे में मामला दर्ज किया जाता है, एफआईआर में बढ़ा चढ़ा करके धाराएं लगाई जाती हैं, इसमें जिस बुनियाद पर, जिन बयानों के आधार पर एफआईआर दर्ज की जाती है, जो आरोप लगाए जाते हैं, दरअसल वो 80% गलत ही होते हैं। इसलिए अदालतों में साबित करना ऐसे मुकदमों को, ऐसे मामलों को संभव ही नहीं होता। ऐसे मामले में साकिब की यह कहानी बताती है किस तौर पर उसके खिलाफ झूठा मुकदमा गढ़ा गया। जाहिर तौर पर इसमें कोई इकलौता शख्स मुजरिम नहीं है, इसमें वो लोग भी मुजरिम हैं जो उस लड़की के घर वाले थे, वो भी मुजरिम हैं जिन्होंने उनको भड़काया, वो भी मुजरिम हैं जो पुलिस स्टेशन में बैठ करके एफआईआर लिखते हैं, वो भी मुजरिम हैं जो इस पूरे मामले को अदालत में फर्जी तौर पर साबित करने की कोशिश करने में लगे रहते हैं। मगर अदालत ने अपने फैसले में इंसाफ किया, और इंसाफ में सिर्फ साकिब की इस मुकदमे से, इस आरोप से रिहाई नहीं हुई, बल्कि यह दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश का यह कानून किस तौर पर मुस्लिम युवकों को गर्त में डालने वाला है। आज साकिब इन आरोपों से बरी हो चुका है, मगर उसकी जिंदगी के 5 साल, जिसमें उसके हर तरह की कमाई और दूसरी तमाम तरह की चीजें बर्बाद हुई, मानसिक तौर पर, सामाजिक तौर पर उनका जो उत्पीड़न हुआ, क्या उसकी भरपाई कोई कर पाएगा? काश इससे सरकारें, लोग नसीहत दें। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।